हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारे साथ हैं अवनी मल्होत्रा, जिनका अभी इस अटेम्प्ट के अंदर AIR 6 आया है। एंड सबसे पहले बेटा बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आपका ऑल इंडिया रैंक 6 आया है, श्री गंगानगर से आप हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स रहे, बहुत बढ़िया आप रैंक लेकर के आए हैं। देखिए हमारा तो ये मानना होता है कि जिन बच्चों का भी रैंक आता है सच में सभी के सभी बहुत बहुत ज्यादा प्रेज करने के लायक हैं। और वो भी जब टॉप रैंक्स आपके आ जाते हैं, आपके बिल्कुल टॉप रैंक्स में से वो सिंगल रैंक का जब नंबर आ जाता है, टॉप 10 रैंकर्स, रियली अमेजिंग। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और एज अ टीचर हम लोग सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब आपकी मेहनत है। तो चलिए बेटा आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस ऐसे पूछना चाह रहे हैं जिससे कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कैसे अपनी रैंक के लिए प्रिपेयर किया, यू आर अमंग द टॉप रैंकर्स। प्लस मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा आपकी ऑडिट में 82 मार्क्स आए हैं भाई, 82 जो टॉप रैंकर्स हैं इस बार के, तीनों टॉप रैंकर्स से भी सबसे ज्यादा AIR 6 नंबर लेकर के आए। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपके ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें कई बार बच्चे बोलते हैं कि मार्क्स कम आते हैं, आपके इतने अच्छे नंबर आए, आपको बोलने ही नहीं दे रही हूँ शायद चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज ये पूछती हूँ, जैसे मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, मैंने आज ही अभी अपने फेस टू फेस बैच में आने से पहले पूछा कि बेटा अगर आपको अवनी से कुछ पूछना हो तो आप क्या पूछना चाहोगे। तो देवर लाइक कि मैम उनके 82 मार्क्स आए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप ये चीज उनसे जरूर से पूछिएगा। कुछ मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस लिखे। ओके, तो बच्चे सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम बात करते हैं ऑडिट के पेपर की, तो ऑडिट के पेपर में आप स्टैंडर्ड्स के नंबर, कुछ सेक्शंस नंबर्स, इस तरह की चीजें कोट करते थे। हाँ, आपने जो क्लास में करवाए थे सेक्शन नंबर्स और एसेज के नंबर्स, तो उनका क्या था कि आप ट्रिक्स साथ साथ में बता देते थे। जैसे 240 फ्रॉड वाला था तो आपने बता दिया कि इसको 420 करके तुम याद रख सकते हो। तो वो सारी ट्रिक्स दिमाग में रहती है ना, और साथ में घर जाके रिवाइज कर लो तो इजी रहता है और वो याद रह जाता है। तो दैट वाज द ओनली ट्रिक आई फॉलोड। अच्छा, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, एज अ टीचर हम लोग शायद पूरी क्लास को ये सारी की सारी ट्रिक्स बताते हैं, पर ये बच्चे के ऊपर होता है कि वो इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, वो उन ट्रिक्स को, वो उन कॉन्सेप्ट्स को, वो उन सारी के सारे जो हम स्टोरी लाइंस बताते हैं, जो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। तो अल्टीमेटली तो बच्चे देखो ये आपकी मेहनत है कि आप उसको याद भी रखते थे। अच्छा, क्लास में जो आपने कॉन्सेप्ट किया ऑडिट में, तो आप घर जाके रिवीजन करते थे कि कुछ बच्चे अब तो हम क्लास कराए हैं मम्मा घर पर, अब हम घर पर नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे करते थे? नहीं, मेरा रेगुलर था, मतलब क्लास के बाद घर जाके तो रिवाइज करना ही करना है, वो मेरा फिक्स शेड्यूल था। चाहे मिनिमम 1 आवर सेट करा हुआ था तो वो रिवाइज करती थी। और कई बार जैसे एक दिन आपने ऐसे 700 वाला जो सीरीज करवाया था, तो उसमें आपने बोला था कि इसमें घर जाके थोड़ा ज्यादा रिवाइज करना, तो वो उस दिन 2-3 घंटा करा, अदरवाइज क्योंकि उससे रिपोर्ट के फॉर्मेट्स याद हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो 1 घंटा फिक्स था रिवाइज करने के लिए, और वैसे भी नेक्स्ट डे आप रिविजन करा देते थे 15 मिनट्स का। तो पर रिवीजन के टाइम पर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से रिवीजन करते थे? हाँ। फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें तो नहीं करते थे? नहीं, आप इतना मतलब एक्टिव होके समझाते थे तो वो ही सुनने में ही मजा आता था। तो फ्रेंड्स के साथ क्या बात अच्छा चलो ठीक है। देखिए इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म्ड है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर मैं बात करूं, क्लास में इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, ये आपके ऊपर है, मैं खाली अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ प्लीज, ये आपके ऊपर है, आप कितनी कंसंट्रेशन से बैठ के उसको समझ रहे हैं, आप कितनी कंसंट्रेशन से उसको लर्न कर रहे हैं, आप कितनी कंसंट्रेशन से पहली बात तो सुन रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं पर आपका दिमाग ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, आपका दिमाग ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करने में, तो फिर कैसे? अच्छा, फिर तो आप वो भी ध्यान लगाते हैं जैसे हम स्टैंडर्ड्स को इंटर रिलेट कर करके पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे AS 18 उसके साथ SC 550 हो गया, या कंपनी ऑडिट में हमने सीक्वेंसिंग बनाई, फर्स्ट ऑडिटर, फिर उसके बाद कैजुअल वैकेंसी, फिर उसके बाद, तो आप सीक्वेंसिंग बना के पढ़ते थे। जिस सीक्वेंस में आपने क्लास में कराया था तो उससे क्या होता था कि वो आपने जो रिलेशन बताया ना, जैसे AS 18 का और आपने उसका बताया, तो उससे क्या होता था कि वो याद करने में बहुत इजी हो जाता था और याद रहता था, मैम ने इतना लंबा वो समझाया था तो वो दिमाग में रह जाता था। तो चलो सुन लेते थे, ठीक है ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आपने वैसे सेक्शन नंबर और ऐसे के नंबर्स कोट कर दिए थे? हाँ जी, हाँ। चलो, तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी एडेड एडवांटेज हुआ ही होगा भाई, है ना? सॉरी। अच्छा, एक चीज बताओ,
आपको पेपर, फिर आपने सिलेबस तो पूरा किया, हाँ जी। क्लास के साथ किया, फिर आपने उसी चीज को घर पे जाके पढ़ा, सिलेबस छोड़ा नहीं, तभी तो 82 मार्क्स आया। अच्छा, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई क्लासेस कर रहे हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। हाँ जी। क्लासेस के, अच्छा क्लासेस में जो मैंने आपको कराया उसके बाद आपने घर जाके छोड़ा तो नहीं ना टॉपिक कोई? नहीं नहीं, जो आपने स्पेसिफिकली बहुत कम टॉपिक्स थे जो आपने बोला था कि ये काट दो, जैसे कुछ एसेस के बीच में आप कट करवा देते थे, तो वो सब चीजें छोड़ी, लेकिन जो आपने बोला कि हाँ ये सब करना है तो वो सारा तो कवर करना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया था। और रिटेन हो जाता था आपको? हाँ, एक तो रेगुलर रिवाइज करने की वजह हाँ। से बहुत फर्क पड़ता है, तो वही रेगुलर रिवीजन करो तो वो याद रह जाता था। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, घर पे मेहनत करते थे वही हाँ। बच्चे, और रेगुलर स्टडी करते थे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाकर के बस अभी मुझे पढ़ाई करनी है एग्जाम के टाइम पर? मैम, मुझे लास्ट टाइम पैनिक करना पसंद नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यानी आप कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का कॉन्सेप्ट अपनाते थे। हाँ जी, हाँ, जैसे हम हाँ जी। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि साथ साथ आप पढ़ाई करते रहिए। तो फिर तो आपका सिलेबस बेटा एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले खत्म भी हो जाता होगा। हाँ, 2 बार रिवीजन हो चुका है। Very good. वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बार आपने रिवीजन कर लिया था। और वैसे एग्जाम से 1 हफ्ता पहले 3rd रिवीजन करा था, तो हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सब सब्जेक्ट्स का 2 टाइम्स रिवीजन करा था आपने? मैम 3 हो गया था सबका। 3 रिवीजन, हाँ जी। वेरी गुड भाई। देखिए प्लीज स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल टॉप रैंकर्स में से हैं, ऑडिट में इतने अच्छे नंबर हैं, इसीलिए मैंने इनको बोला, मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा ऑडिट के बारे में भी आप टिप्स बताइएगा, आपने कैसे लिखा, कैसे रिलेट कर करके पढ़ा, कौन से कॉन्सेप्ट्स का इंटर रिलेशन बनाया। बट अगर मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो देखिए अवनी ने बताया कि आपको 3 रिविजन्स आर द मस्ट। 3 रिवीजन तो आप कीजिए ही कीजिए। अगर आप 3 रिविजन्स करते हैं तो वो आपके लिए बहुत एडेड एडवांटेज होगा। तो आप एक बार सिलेबस, मुझे लगता है एग्जाम से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले आपने खत्म कर लिया होगा। हाँ जी। हाँ, मेरा नवंबर में एग्जाम था, तो मैंने जुलाई अगस्त में आपके साथ करा था। ठीक है। और अच्छा, आपने फिर- ऑडिट बाद में लिया था जुलाई अगस्त में? हाँ जी। ठीक है। सैटेलाइट, हाँ हाँ। सैटेलाइट फ्रॉम श्री गंगानगर। हाँ। और बच्चे कहते हैं सैटेलाइट के ऊपर हम बातें करते रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स फेस टू फेस में तो मैं किसी को बात नहीं करने देती हूँ, बट सैटेलाइट में बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे आपस में डिस्टर्बेंस करते हैं, तो आप ऐसा कुछ करते नहीं होंगे, आप अपना कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते होंगे। हमारे सेंटर में इतना नहीं था। अच्छा, अच्छा, बात नहीं करते थे। हाँ, हो जाता था आराम से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब अल्टीमेटली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी चीज समझ रहे हैं, आप कितने कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पा रहे हैं, आप कितने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान लगा पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ आप, आपने क्वेश्चंस तो वो वाले अटेम्प्ट किए होंगे जिनमें आप पहले कंफर्टेबल होंगे? हाँ जी, जिनमें कंफर्टेबल थी, और मैं जनरली जिनका वेटेज ज्यादा होता है हाँ। वो पहले करती हूँ, क्योंकि उनमें मैटर ज्यादा लिख सकते हैं पहले, और शॉर्ट नोट्स में जनरली बाद में अटेम्प्ट करती हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास लिखने के लिए कम बैठा, पर स्टैंडर्ड्स और कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस आप पहले करते हो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो जो हम एक सीक्वेंस बनाते हैं या एक स्टोरी लाइन बनाते हैं कि इस सीक्वेंस में इवेंट्स हुई, वो आप एग्जाम में रिलेट कर पा रहे थे? हाँ, जैसे आपने ऑडिट प्रोग्राम का बताया। हाँ हाँ, एक या story कोई और, बनाई थी, यस यस, तो बच्चा वो मतलब- यस, या जैसे कंपनी ऑडिट के अंदर जब हम लोग ये वाली चीज बनाते हैं कि पहले ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर आया एंड देन, फिर उसमें गया, ठीक है, क्या ठीक है, पता- यस, अच्छा, अच्छा। तो वो आप लर्न कर लेते थे और रिलेट भी कर जाते थे। सेक्शंस इसी वजह से तो याद थे, क्योंकि आपने ये पोएम बनाई चलो। थी, आया गया, तो वो याद थे उस वजह से। अच्छा, चलो ठीक है, आपको याद है। सब थोड़ी ना याद करते हैं, सब लोग तो उन सारी चीजों को एक किनारे भी रख देते हैं, आपने याद की, बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज एक बात बहुत ध्यान से समझिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी क्लासेस कर रहे हैं, आपको जो चीज पढ़ रहे हैं खुद से या जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, उसको प्लीज आप ध्यान दीजिए, उसको बिल्कुल भी आप इजी वे में लेकर के छोड़िएगा नहीं। और मुझे लगता है ये चीज आपके सब सब्जेक्ट्स के साथ रही होगी, आपने सब सब्जेक्ट्स में पूरे ध्यान से पढ़ाई की होगी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं सामने इसलिए मत बोलना जो आपका फ्रैंक ओपिनियन हो ये बताना प्लीज। मटेरियल किताब के अलावा कोई आपने, आईपीसीसी के लिए हम बात करें, देखो एक बात प्लीज, पर आईपीसीसी में पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस किए थे आपने, जो किताब के पीछे के क्वेश्चंस हैं, जी, वो बुक में ही कवर थे ना, वो सब वो कवर कर। तो पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स तो किताब से कवर हो ही गए, पर आपने मटेरियल कोई और यूज किया था ऑडिट के लिए? ऑडिट के लिए, अभी मैं सिर्फ ऑडिट के लिए बात कर रही हूँ। लॉ के लिए आपने भंडारी सर का मटेरियल यूज किया था, दैट आई नो, ओके। और ऑडिट के लिए अगर हम बात करें तो ऑडिट के लिए आपने किताब, देखो बुक के अंदर ना पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, पास्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो वो तो हो ही जाते हैं, पर आपने उसके अलावा कोई और मटेरियल यूज किया?
नहीं मैम, मैंने सिर्फ आपके जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हाँ, थी दोनों वो बुक्स। क्लास के साथ कवर करी थी, और ठीक उसके है। अलावा स्टडी मटेरियल भी नहीं करा, प्रैक्टिस मैनुअल भी नहीं करा, बिकॉज उसके क्वेश्चन सब कवर्ड है वहाँ पे, और पास्ट एग्जामिनेशंस, केस स्टडीज, मतलब सब कुछ था बुक में। तो ऐसे 2-3 बुक्स लेके बैठ जाना से बेटर है कि जिस एक बुक में है तो वो सब कवर कर लिया, तो आपकी बुक से कवर करा था। ठीक है, चलो फ्रैंकली नहीं किया ना नहीं, कुछ और। seriously नहीं अच्छा करा। चलो ठीक है। इसका मतलब देखिए, मैं ये बात क्यों बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी वाले भी कहते हैं मैम, सेल्फ स्टडी वाले भी कहते हैं, मुझे लगता है ठीक है मैं सेल्फ स्टडी वालों को भी कुछ बात बता दूं, कोचिंग्स वालों को तो बता ही दें, ये बात तो बेटर है ही, कि मैम बुक क्या सफिशिएंट है, बेटा बुक पूरा तो करो। आप लोग तो लास्ट में जाके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लोग तो बुक को, क्योंकि कई बार समझना ही नहीं चाहते हैं, तो अगर बुक छोड़ेंगे तो कैसे होगा, क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस किए होंगे, हाँ जी, बुक के क्वेश्चन जो जो हमने क्लास में कराए थे वो सारे क्वेश्चंस किए थे। वो सब क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, और कोई कोई क्वेश्चन या कोई कोई टेस्ट टाइप्स हाँ, क्या? जैसे कुछ कुछ क्लासेस के एंड में आप बोलते थे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो वही क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करते हाँ हैं। ठीक है, तो वो सब कवर करे थे। वो सब कवर किए थे। अच्छा, मैं अगर बोलती थी, मैं तो सबको बोलती हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन करके लाना, सब तो नहीं मानते, आप करके ले आते थे? हाँ, हर बार लिख कर नहीं लाती थी, पर हाँ एक अच्छा। आउटलाइन जरूर प्रिपेयर कर लेती थी कि हाँ इसमें ये आना है, इसमें ये आना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करें तो एटलीस्ट मैं मैम के आपको साथ पता रिलेट कर पाऊँ और ऐसे पीछे ना रह जाऊँ। हाँ हाँ, नहीं चलो ठीक है, ये भी ठीक है, हर बार, क्योंकि शायद लिखने का, मैं तो बोलती हूँ लिख करके लाइए, पर शायद हर बार लिखने का, सही बात है, इतने हर बार नहीं सब्जेक्ट्स होता हैं। था, पर नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक चीज और बताओ आप मुझे, आपने इसका मतलब ऑडिट में तो कोई, या बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर आपने ट्राई नहीं किए? नहीं, बिकॉज क्वेश्चन सब बैच में कवर हो गए थे। ठीक है, तो सब mock सब्जेक्ट्स test में हाँ, भी कर लिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑडिट से हटते हैं, आप मुझे ये बताओ कि आप जैसे हमेशा थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो थियरी पढ़ रहे हो, पढ़ते थे जनरल जो टेक्निक्स होती हैं, या आप एक बार में 2 सब्जेक्ट उठाया करते थे कि एक थियरी कर लिया, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर लिया, कुछ ऐसा करते थे? मैम मेरा एक्चुअली, मैं एक सब्जेक्ट उठाती हूँ तो मुझसे वो छोड़ा नहीं जाता बीच में। अच्छा, तो मैं अच्छा, एक सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली करती थी, और अगर बोर हो जाती थी तो ठीक है उठा लिया, लेकिन मोस्टली मैं बोर होती नहीं थी, क्योंकि मेरे में वो रहता था कि मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आपके पास में चांस भी नहीं है, बोर कहाँ से हो जाएंगे पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई कोई इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होती, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये टॉपिक बोरिंग है, सो प्लीज ये पढ़ाई आपको अपनी जिंदगी बनानी है तो पढ़ाई तो करनी ही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप एक सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उठा के उसको एक तरफ रख दिया करते थे? ठीक है, ओके। पर बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा बीच में रिवाइज कर लिया, कोई टेस्ट एकदम से उठा लिया ताकि बिल्कुल भी फ्लो ना टूट जाए। हाँ 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 तो हाँ, मतलब मुझसे छोड़ा नहीं जाता था, एक सब्जेक्ट को बीच में छोड़ा नहीं जाता था। ओके, तो ओके, मैं कंप्लीट करती थी। ओके 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 ओके। तो अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, जितने लोगों से मैंने बात की, एक न्यूमेरिकल और एक थियरी उठा लेते हैं। हाँ, मेरे फ्रेंड्स वैसे ही अच्छा, करते थे। ऐसे भी करते थे। हाँ। तो ये आपके ऊपर, इसका मतलब देखो, मैंने अवनी की बात से एक ये निष्कर्ष निकाला कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, मुझे पता नहीं था कि आप एक ही सब्जेक्ट करते हो, कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि आप एक सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करेंगे कि आप 2 सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो उसमें आप ये मत सोचिए कि मैं खाली एक सब्जेक्ट करूं, क्योंकि अवनी ने एक सब्जेक्ट किया था, या मैं 2 सब्जेक्ट करके चलूं साथ में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पर हाँ, एक एडवाइस मेरी तरफ से, 4 सब्जेक्ट इकट्ठा मत उठाना प्लीज। वो तो ब्लंडर हो जाएगा, है ना? आप किसी पे भी कंसंट्रेट नहीं करोगे, हाँ जी। आप उधर कुछ कर रहे हो, उधर कुछ कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट इकट्ठा रिवीजन के टाइम पे उठाना तो बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग लास्ट के 2 मंथ्स में तो बिल्कुल छोड़ दिया था, छोड़ दिया था, बहुत अच्छे से। और कोचिंग के टाइम में हाँ थोड़ा, मतलब अगर रिवीजन कर लिया तो थोड़ी देर के लिए। फ्रेश होने के लिए। हाँ 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 हाँ, पर ऐसा तो नहीं है, जैसे कुछ बच्चे तो कुछ ज्यादा ही आजकल मुझे लगता है इस चीज की तरफ ध्यान देते हैं, उनको तो लगता है कि चलो ठीक है अभी 4-6 घंटे, नहीं 4-6 घंटे तो करना ऑब्वियसली हो जाएगा, तो वो नहीं। सेल्फ सोसाइटल हो जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, कि आप कर क्या रहे हो ये वाला काम। ओके, तो AIR 6 आने पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी था, तो मतलब कभी रैंक के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, बट कोई भी नहीं करता है, बस ये होता है कि क्लियर आप अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहे होते ये हैं होता बस। है, हाँ।
रैंक का दिमाग में नहीं चलता है, और रिजल्ट वाले दिन तो ये होता है कि बस पास दिख जाए वहाँ पे, तो वो अनएक्सपेक्टेड खुशी मिली थी। नहीं, तुम्हारे जैसे टॉप रैंकर्स मतलब AIR 6 आए हैं, अगर वो भी ऐसी बात बोलेंगे कि सिर्फ पास दिख जाए तो कैसे काम चलेगा। तो मैम पास परसेंटेज बहुत कम होता है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं डर तो लगा रहता है इसमें, तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो भी नहीं सकते। हाँ जी। मतलब हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट तो होना भी नहीं चाहिए कभी भी। पर इससे तो चलो मैंने एक बात ये निष्कर्ष निकाला, आप अपना 100% ऑफ एफर्ट्स, यू शुड पुट इन योर 100% ऑफ एफर्ट्स, कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें अपना 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। आपकी तो AIR 6 आई है भाई, और मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपका बिग 4 में आर्टिकलशिप के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है। मेनी कंग्रेचुलेशंस। एंड आज हमारे साथ में, और मुझे लगता है और कुछ ऐसा सच पूछने वाली चीज रही नहीं होगी। अच्छा, वैसे लॉ में भी आप सेक्शन नंबर कोट करना चाहते थे? हाँ, पर वो जितने आपको याद रहे, तो इस वजह से जो है आपने उतने क्वेश्चंस आप करना चाहते थे। अच्छा, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी, अगर मैं जनरल बात करूं तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को भी आप इक्वली ध्यान देते थे और थ्योरी को भी इक्वली ध्यान देते थे, या ज्यादा ध्यान खाली न्यूमेरिकल या खाली थ्योरी? नहीं, दोनों को इक्वल देती थी। हाँ। क्योंकि सबके वो ना बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम कैसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, सभी तो सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों का थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, सबके तो 82 मार्क्स नहीं आते ऑडिट में। बट अगर आप अपने, देखिए वही वाली चीज होती है, हम कहते हैं ना, जितना आप मीठा किसी चीज में डालेंगे उतनी चीज ज्यादा मीठी होगी, कुछ ऐसी कहावत है। बट अगर आप इक्वली अपने मार्क्स, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो मुझे इक्वल इंपॉर्टेंस देना है सभी सब्जेक्ट्स को, मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और अभी आपकी मदर से मैं बात कर रही थी, जैसे आपकी मॉम इज ऑल्सो हियर, तो उन्होंने बताया कि अवनी ना शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल प्रॉपर रखते हैं। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि उनको पता था आपकी ऑडिट की पढ़ाई कैसी चल रही होती है। क्योंकि मैं घर पर ही थी ना उस टाइम पे, तो वो पूछती थी कि वो सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, तो ऑडिट का पूछती थी तो मैं बोलती अरे वो तो क्लास के साथ साथ सब कुछ सही हो गया था। तो क्योंकि क्लास के साथ आप पढ़े थे। चलो बहुत अच्छा। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी आई वाज टॉकिंग टू अवनी एंड अवनीज मॉम, वो इतने अच्छे से अपनी पढ़ाई की बात मम्मा से करती हैं, मम्मा उनकी पढ़ाई के बारे में इतनी सारी चीजें जानती हैं, एंड सैटेलाइट पे क्लासेस लेती हैं। आपने सैटेलाइट पर रिकॉर्डेड वाला बैच किया, आपने मुझे बताया। उसके मतलब वो सिर्फ जो काम करती है वो उसमें से बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स लगा करके उसका बेस्ट रिजल्ट लाना चाहती है। ये बहुत बहुत अच्छा लगा। और बच्चे आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। और कोई बात अगर आप बताना चाहोगे तो आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को, कि और किस बात का ध्यान रखे। हो सकता है मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं आया हो। मेरे अकॉर्डिंग तो बस एक ही चीज़ कि अगर क्लासेस जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो तो रेगुलर रहो। हाँ। और ताकि तुम्हें लास्ट मिनट में पैनिक ना करना पड़ जाए। टाइम का शॉर्टेज सबके पास होता है। हाँ। पर कोशिश करो कि रोज रोज अगर जितना रिवाइज करते रहोगे तो वो आगे सीरियसली बहुत बेनिफिट देता है, तुम्हें लास्ट मिनट पैनिक नहीं करना पड़ता। तो साथ साथ रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज रह गया, टाइम मैनेजमेंट तो ऑडिट के पेपर में तो किया होगा, नहीं तो वो होता है कि पेपर पूरा नहीं होता वाली चीज। नहीं, इनफैक्ट थ्योरी पेपर का डर लगा रहता है कि पता नहीं कितना लिखेंगे और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर ऑडिट का बहुत स्मूथली टाइम से पूरा हो गया था। तो पेपर ठीक है, ठीक है। पर आप उस तरह से तैयारी करते थे, जैसे हम कभी कभी क्लास में डिस्कस करते हैं ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 से 9 मिनट में खत्म कर देना वाली चीज। तो वो लिखते टाइम वो सोचती थी कि हाँ, और 8 मिनट के बाद छोड़ देती थी। अगर कुछ 2-3 लाइन का रह गया तो मैं उसको सम अप किया। हाँ, सम अप कर देती थी, या फिर कुछ लाइंस छोड़ देती थी कि अगर लास्ट में टाइम बच गया तो उसको फिर तब कंप्लीट कर दूंगी। अच्छा, थियरी में कीवर्ड्स भी ध्यान देते थे, जैसे हम ऑडिटिंग में भी कीवर्ड्स की बात करते हैं। अंडरलाइन करना करा आपने? वो करा था। साथ साथ में सेम पेन से अंडरलाइन करते रहते थे, और ऐसा तो नहीं करते थे, कुछ बच्चे इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं, वो पूरी 3-3 लाइंस अंडरलाइन कर देते हैं। नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स, सिर्फ जो कीवर्ड्स, जो ऐसे के मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट हो गए, अगर तुम ऐसे का नंबर लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो। यस यस यस, एग्जामिनर का ध्यान जाए कि हाँ इस बच्चे ने ये चीज लिखी हुई है। अच्छा, आपको फ्लो चार्ट बनाने का टाइम मिला या नहीं बना पाए? फ्लो चार्ट जो आप क्लास में बनवाते थे? हाँ, क्योंकि वो घर जाके रिवाइज करती थी, तो जो आपने क्लास में बोला होता था वो। एग्जाम में 1-2 जगह बनाया फ्लो चार्ट? नहीं, एग्जाम में
नहीं बनाने का टाइम मिला, कोई बात नहीं। कई बार ना हम लोग लिखते रहते हैं फिर हमें पता चलता है कि टाइम ही नहीं बचा है फ्लो चार्ट बनाने का। पर आपने अंडरलाइन की, एसए के नंबर और सेक्शन नंबर्स कोट किए, इससे मुझे लगता है आपको बहुत पॉइंट्स। हाँ, अरे ये तो मैं पूछना ही भूल गई। तो ज्यादातर आंसर्स आपने पॉइंट्स में दिए? हाँ, मैक्सिमम पॉइंट्स में दिए। और पैराग्राफ अगर बनाया होगा तो भी छोटा पैराग्राफ। वो जिस क्वेश्चन में क्लियर कट पॉइंट्स नहीं बन पाते ना, या जिसमें लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें पैराग्राफ यूज करा होगा, पर बाकी सब में बुलेट्स। ज्यादातर में बुलेट्स और पॉइंट्स आपने यूज करे। तो इतने अच्छे नंबर आए हैं 82। ठीक है, और अंडरलाइन साथ साथ में किया? हाँ, साथ साथ में। नहीं तो थोड़ा लास्ट बीच में फ्लो टूट गया था, तो मैंने फिर एंड में टाइम बच गया था तो तब करा। चलो, बहुत बढ़िया। सो बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको, AIR 6 ऑल इंडिया रैंक 6, एंड many many congratulations, all the best for your future. Thank you so much. मुझे लगता है कि हम सभी अवनी से भी कुछ चीजें सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है ऑडिट बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, नंबर नहीं आते हैं। हमारे सामने AIR 6 हैं जिन्होंने अपने एफर्ट्स की वजह से 82 मार्क्स लेकर के आए हैं। उन्होंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी क्या टेक्निक्स उन्होंने अडॉप्ट की, ये भी शेयर किया। तो आप, मुझे लगता है खाली एक पेपर में नहीं, सभी पेपर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो अब हमारे साथ अवनी, जो इस बार AIR 6 आई हैं, ऑडिट में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं 82, और अवनी की मम्मा भी हैं साथ में। अवनी की मम्मा भी आई हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और आपको सबसे ज्यादा बधाई हो, क्योंकि एज टीचर्स हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सब बच्चे इतने अच्छे नंबर नहीं लाते। तो आप कुछ बच्चों को गाइड कीजिए। आपकी बिटिया इतनी अच्छी रैंक लाई है AIR 6, शी इज अमंग द टॉप रैंकर्स। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में जिसमें बच्चों के नंबर कम आते हैं, कम आते ठीक है, उसमें 82 नंबर लेकर के आए हैं। तो आप एक चीज बताइए, आप बच्चों को एज अ पेरेंट क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, मैं अभी अवनी की मम्मा से बात कर रही थी, जब हम लोग मिले तो मैंने उनसे पूछा, वो खुद टीचर हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर होने के कारण शायद आपने इतना अच्छा गाइड किया है उनको। नहीं, गाइड तो हम लोग सभी बच्चों को ही करते हैं, पर वो ये कोई बच्चा वो उसे किस तरह से लेता है। पर ये शुरू से रेगुलर थी, फ्रॉम क्लास 1 ये रेगुलर थी। इसे जब भी जो काम भी मिला, इसका यही एक था कि मैंने वो उसे सेम डे खत्म करना है, उसे रिवाइज करना है, उसे लर्न करना है, और वही लास्ट तक इसने वो किया है। जो भी कोचिंग या जो भी अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, वो काम उसी दिन खत्म करती थी। कई बार जैसे बच्चा थोड़ा सा हो भी जाता है, एडजस्टेड भी हो जाता है, तो इसे बोलते थे, छोड़ देती थी, तो मैं इसे डांटती थी, बेटा तू अपना वो वाला कर ले, फिर तेरा रह जाएगा। ये उसी टाइम उठकर चली जाती थी। अच्छा। इसने कभी से आगे से ये नहीं बोला मम्मा मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मेरे को नहीं, वो शुरू कर दे, वापस से स्टार्ट कर देती थी उसे करना। कभी ये नहीं इसने किया। तो आपको तो एज अ टीचर बहुत बहुत मतलब एज अ मदर एज वेल एज अ टीचर बहुत अच्छा। और मुझे लगता है शायद, देखिए ये सभी क्लिपिंग मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, प्लीज अपने पेरेंट्स की बातें मानो। सबसे अच्छा टीचर्स पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको जितना अच्छा समझते हो, जितना अच्छा गाइड कर सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। और शायद जो एक खुशी होती है ना, जो आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर देखते हो जब आप बहुत अच्छे नंबर्स लाते हो एंड ऑल, उस खुशी का कोई नहीं। बच्चा जो पेरेंट्स को प्राउड करवाता है ना, जी। वो मतलब हम लोग अंदर से ही समझ ही नहीं पाते भी, कैसे एकदम से स्टन हो जाते हैं भी हाँ बच्चे कि हम कैसे और क्या एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। मतलब मैं अब जब यहाँ अब यही देखिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। प्लीज आप कैसी बात करते तो ये इसी के कारण है, नहीं तो पेरेंट्स को हम बच्चा कुछ करेगा तभी पेरेंट्स का वो नाम होगा, तभी आप लोग जानोगे भी हम इसके पेरेंट्स हैं, हम अपनी के पेरेंट्स हैं। हाँ, आपके कहने के अनुसार ही मुझे एक बात याद आई, मेरे दादाजी भी बात कहा करते थे, कहते थे बेटा, ये सच बात है, वो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस किया करते थे मेरे दादाजी। वो कहते थे बेटा पता है तुझे, हर पेरेंट की जिंदगी में, वो माँ बाप बोलते थे, माँ बाप की जिंदगी में वो दिन सबसे बड़ा होता है जिस दिन उसे उसके बच्चे के नाम से पहचाना जाता है। वो बोलते थे मुझे भी। बाकी पेरेंट्स तो खैर सभी को वो करते हैं, पर बच्चा जब करता है, बच्चा कोई एक ही निकलता है, तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत मूवमेंट वो होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने हमेशा से, आपको इनकी पढ़ाई के बारे में पता है, आई वाज सरप्राइज, आपको ऑडिट कैसे पढ़ रही हैं ये भी पता था, सब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात।
और आप कुछ बच्चों को एक्चुअली ये मेरे से डिस्कस करती रहती थी, इसको जो भी बात होती थी, पजल होती थी तब भी है। जब एग्जाम डेज के टाइम इसे ही होता था कि मम्मा मेरे पास हो थोड़ा, और इसका होता है। और फिर इसके पापा का भी बहुत मोटिवेट करते थे, तो इसको तभी मेरे को इसके थोड़े टच में रही। अदरवाइज मैं कॉमर्स लाइन की नहीं हूँ, तो मुझे उन सब्जेक्ट्स के बारे में पता भी नहीं था, पर इसी ने बता कर मुझे थोड़ा बहुत कि ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट डिस्कस करते थे। अच्छी बात है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई की बातें, या मतलब ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर, नहीं तो अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, हम किससे डिस्कस करें? अरे आपके सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे गाइड, सबसे अच्छे मेंटर्स तो आपके घर में है। पेरेंट्स से अच्छा कोई आपको एडवाइस नहीं करेगा जी। और ये हम पेरेंट्स से, हम दोनों से ये डिस्कस करती थी, अपने पापा से या मुझसे, जो भी कोई प्रॉब्लम हो। इवन नाउ भी ये जब कोई आती है, इसको ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये उसी समय हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब तो इनका बिग 4 में, आई मीन श्री गंगानगर से आप हैं, आप यहाँ तक आए हैं, आप बिग 4 में जैसे कभी कभी मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, कभी कभी कुछ बच्चों के माइंड में रहता है कि खाली दिल्ली के बच्चे ही ऐसे काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, मैं तो खुद एक बहुत छोटे स्मॉल टाउन से हूँ, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इस बात के ऊपर है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कितना अवेल कर सकते हैं। हाँ, खुद के बच्चे के ऊपर डिपेंड है। कोई सिटी से अब तो हर जगह सारी फैसिलिटीज अब तो इतना सारी फैसिलिटी। हमारे टाइम में तो इतनी होती नहीं। हमें तो दिल्ली ऐसा लगता था, अच्छा दिल्ली बहुत दूर होता था। आजकल तो बच्चों को देख के इतना अच्छा लगता है। आप SRCC से ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, आप स्कूलिंग अपने होम टाउन से किया, फिर क्लास कुछ अपने होम टाउन से किया है, जैसे ऑडिट आपने श्री गंगानगर से पढ़ा है ना, और SRCC, और अब बिग 4 में। भाभी आपको बहुत 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 बधाई हो। और प्लीज आप सब बच्चे भी एक चीज समझिए, जो पेरेंट्स को जो अच्छा लगता है, प्लीज वो फीलिंग, और आपके सबसे बड़े गाइड आपके पेरेंट्स हैं। और आप कुछ बताना चाहेंगे? बस यही है, रेगुलर ही इसने एक्सपीरियंस कराया कि भी रेगुलर स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है जी। जो जिस दिन जितना हुआ है आप उसको उसी डे खत्म करो, चाहे आपको लेट नाइट बैठना पड़े या क्या, लेकिन उसे आपने रिवाइज करना है, लर्न करना है। जी जी जी, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। बहुत फक्र होता है ऐसे बच्चों के ऊपर, सच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।